नमस्कार। मैं आपका वर्चुअल कक्षा में स्वागत करता हूं और आज बीए फोर्थ सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स में हमारी फर्स्ट इकाई का जो पहली इकाई है उसमें टॉपिक है कराधान के सिद्धांत और हमारा पेपर का नाम है सार्वजनिक वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। और इस टॉपिक का चयन के पीछे मुख्य आधार ये रहा है कि हमारे महाविद्यालय रायसेन में दोपहर में जो विचारों की कक्षा होती है उसमें इस प्रकार के टॉपिकों पर चर्चा की जाती है और इस तरह से इस टॉपिक का चयन किया गया। अब इस विषय में प्रवेश करते समय कराधान के सिद्धांत से पूर्व हम लोक आगम का क्या अर्थ होता है, सार्वजनिक आय जो होती है उसका क्या अर्थ है, सार्वजनिक आय के क्या स्रोत हैं, कर का क्या अर्थ है, कराधान जो हमारा टैक्सेशन है उसका कैसे विकास हुआ, और फिर करारोपण के सिद्धांतों में हम सबसे पहले एडम स्मिथ के द्वारा जो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे उन सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। फिर एडम स्मिथ के सिद्धांतों के बाद जो है ना अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लोक आगम का अर्थ बताने जा रहा हूँ। लोक माने जनता, जनता के धन, लोक आगम सार्वजनिक आय कह सकते हैं, उसका क्या अर्थ है, यानी कि सरकार की आय। जिस प्रकार एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए आय की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सरकार को अपने कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आय की आवश्यकता होती है। सरकार को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की आय को सार्वजनिक आय या लोक आगम कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रोजगार करता है और उस रोजगार के बदले में उसको जो आय प्राप्त होती है, उसी तरह सरकार भी जो है ना जन कल्याणकारी कार्य करती है, सेवाएं देती है, उद्यम लगाती है और उन सेवाओं के बदले में वह जनता पर कर लगाती है, अन्य प्रकार के शुल्क लगाती है, अन्य प्रकार की फीस लेती है, अन्य प्रकार की कीमतें लगाती है। और इन सब प्रकार की जब शामिल कर दिया जाता है तो यह उस देश का सरकार का या सार्वजनिक आय कह सकते हो, सरकार की आय कह सकते हो, उसको लोक आगम कह सकते हो, पब्लिक रेवेन्यू कहलाता है। कराधान के सिद्धांतों से जाने से पूर्व इसको समझना बड़ा ही जरूरी है। अब प्रोफेसर डाल्टन ने जो है ना लोक आगम की जो व्याख्या की उसको दो बातों में उसने व्यापक कर दिया। एक, इस लोक आगम को जो है सार्वजनिक आय को हम संकुचित तथा व्यापक अर्थों में बता सकते हैं। वो हमने एक सामान्य अर्थ बताया था, लेकिन प्रोफेसर डाल्टन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा कि लोक आगम को जन्म संकुचित रूप से और व्यापक रूप से इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब संकुचित रूप में जब उसकी व्याख्या की प्रोफेसर डाल्टन ने तो उसको नाम दिया सरकारी राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू का नाम दिया। जो हमारा पब्लिक जो सरकार की जो आय होती है उसमें आमतौर पर हम क्या लेते हैं, कर लेते हैं, फीस को शामिल करते हैं, अनुदान को शामिल करते हैं, सरकारी शुल्क जो होता है उसको शामिल करते हैं, कीमतें शामिल होती हैं। करों में आप प्रत्यक्ष कर भी हो सकते हैं, अप्रत्यक्ष कर भी हो सकते हैं, संपत्ति कर भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो हमारे कर लगते हैं उसमें दोनों प्रकार, सभी प्रकार के जो कर होते हैं वो हमारा पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। फीस, सरकार जो है ना कोर्ट की फीस लेती है, स्टाम्प शुल्क लेती है, ये सब प्रकार के जो है ना हमारी फीस और सरकारी शुल्क में आते हैं। अनुदान सरकार को प्राप्त होते रहते हैं, बाहर से भी प्राप्त होते हैं, दूसरे व्यक्ति के द्वारा भी प्राप्त होते हैं, संस्थाओं के द्वारा भी सरकार को अनुदान प्राप्त होते हैं, तो वो भी जो है ना हमारा पब्लिक रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। और ये कीमत की जो बात होती है, सरकार अपने उद्यम स्थापित करती है, उद्योगों की स्थापना करती है जो पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र होते हैं, और उन क्षेत्रों की वस्तुओं को बेचकर या सेवाओं को बेचकर उनके बदले में जो आय प्राप्त होती है वो कीमत कहलाती है। और इन सबको अगर शामिल कर दिया जाए तो वह उस देश की सरकार की अपनी सरकारी आय, सरकारी इनकम, पब्लिक रेवेन्यू आप कह सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेशन कह सकते हो, नैरो माइंड डेफिनेशन कह सकते हो संकुचित अर्थों में। दूसरा जो व्यापक अर्थ है उसमें हमारी सरकारी प्राप्तियां उसका नाम दिया गया। उस सरकारी प्राप्तियों में जो है ना हमारी जो पब्लिक की रिसिप्ट है, सरकार को जो जो प्राप्तियां होती हैं वो सब प्राप्तियां इसमें शामिल होती हैं। अभी हमने आपको सरकारी राजस्व में जो
बताई, पब्लिक रेवेन्यू में जो बातें रखी, कर रखा, कीमत रखी, फीस रखा, प्रशासनिक शुल्क रखा, जो संपत्ति कर रखा, ये सब के सब जो है ना आपकी पब्लिक रेवेन्यू उसमें शामिल रहता है। जो संकुचित की जो हमारा नाम दिया गया था पब्लिक रेवेन्यू, वो उसमें शामिल रहता है। इसके अलावा जितने प्रकार की आय होती है, बैंकों से आय होती है, व्यक्तिगत खातों में जो रहता है, वो सब की सब सरकार को ट्रेजरी से जो आय होती है, यानी कि सरकार को समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आयों को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है, और इसलिए इसको व्यापक और सरकार की प्राप्तियां कहते हैं। तो जिसमें विदेशी आय भी कह सकते हो, ये सब मिलाकर जो है ना हमारा व्यापक अर्थ आता है। तो चूंकि हमारे टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक कराधान से संबंधित है, इसलिए हम इसमें ज्यादा डिटेल बात नहीं कर रहे हैं। तो लोक आगम है, लोक आगम के बाद जो है ना उसको डाल्टन ने दो अर्थों में बात रखी कि एक संकुचित अर्थ में और दूसरा व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में उसको जो है ना पब्लिक रेवेन्यू तक सीमित रखा गया, और व्यापक अर्थ में उसमें सरकारी प्राप्तियों का नाम दिया गया, जिसमें हमारी पब्लिक रेवेन्यू और प्लस देश में समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को रखा जाता है। अब ये हमारा जो लोक आगम है, आपका जो सार्वजनिक क्षेत्र के उसके मुख्य स्रोत क्षेत्र क्या हो सकते हैं? कर है। इस कर के अंदर जैसे इनकम टैक्स की आप नाम सुनते हो, तो कर का एक पार्ट है वो। कर का इनकम टैक्स है, कंपनी टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, संपत्ति कर है, स्टाम्प ड्यूटी, ये सब प्रकार की व्यावसायिक आय, कमर्शियल रेवेन्यू जो आपका स्टाम्प शुल्क लगता है, कोर्ट में जो आप फीस देते हैं, न्यायालय जो फीस रेवेन्यू, शपथ पत्र जब बनवाते हैं, तो वो सब प्रकार की हमारी व्यावसायिक आती है। प्रशासनिक आय उसी प्रकार से जुड़ी हुई है। उपहार तथा अनुदान, सरकार को जो उपहार मिलते हैं, अनुदान प्राप्त होते हैं, वो सारे हमारे लोक आगम के स्रोत होते हैं। यानी कि ये चार चीजें इसके अंतर्गत समाहित रहती है: कर, व्यवसायिक आय, प्रशासनिक आय, उपहार तथा अनुदान। इन सबको मिलाकर ये हमारा लोक आगम के स्रोत होते हैं, जिसके अंदर कई प्रकार की सब कैटेगरीज हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर हम इसको चार प्रकार का रख सकते हैं। नेक्स्ट है कर का अर्थ। कर वे अनिवार्य भुगतान है जो करदाता सरकार के प्रति बिना किसी आशा से किए जाते हैं, और उसे इनके बदले में कोई प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी कि कर से हम अनिवार्य भुगतान है, कर का करदाता के द्वारा अनिवार्य रूप से चुकता किए जाते हैं, क्योंकि ये किसी दूसरे पर टाले भी नहीं जा सकते हैं, और ये सरकार की आय का एक मुख्य स्रोत होता है। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक आता है वो हमारा आज का जो है करारोपण का सिद्धांत है। इसमें सबसे पहले करारोपण का कंसेप्ट जो है, टैक्सेशन का जो है, वो एकदम से नहीं आया, उसको आने में समय लगा, और इसलिए इसको कराधान का विकास हम एक स्लाइड के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। प्राचीन समय में जब बहुत सरकार का अस्तित्व नहीं होता था, तो जो भी सरकार रहती थी, जिस प्रकार का भी उसका स्ट्रक्चर रहता था, उसमें यानी कि जनता अपनी स्वेच्छा से, लोग अपनी स्वेच्छा से उसमें निवेश करते थे या सहायता देते थे। वो आप सरकार की सहायता कह सकते हो, या उसको कर का रूप व्यापक रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्राचीन समय में सरकार को लोग अपनी स्वेच्छा से दान देते थे, जो आय देते थे वही सरकार की आय कहलाती थी। लेकिन जब राज्य का उदय होने लगा, राज्य की स्थापना होने लगी, राज्य के साथ साथ सरकार का एक ढांचा खड़ा होने लगा, उस समय सरकार को अपनी सेना के व्यय के लिए, सुरक्षा के व्यय के लिए, प्रशासनिक कार्यों के व्यय के होने के लिए आवश्यकता आय की पड़ने लगी, तो उस पर कर लगाए जाने लगे। कर मुख्य तौर पर खानों पर, उद्यमों पर लगाए जाने लगती, और इन्हीं से आय प्राप्त होती थी। लेकिन प्रारंभ में जो कर लिए जाते थे वो वस्तु और सेवाओं के रूप में लिए जाते थे, क्योंकि मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, इसलिए करों का जो प्रकार होता था वो वस्तु और सेवाओं के रूप में रहता था। 1500 ईस्वी शताब्दी के पश्चात जब जैसे राज्य का उदय हुआ, तो सरकारी व्यय के साथ साथ आय के भी नए स्रोत खोजे जाने लगे, जिसमें आयकर का कंसेप्ट आने लगा, उत्पाद कर का आने लगा, संपत्ति कर का आने लगा, और इस तरह से ये अनुभव किया जाने लगा कि देश में जो है ना एक करारोपण का सिस्टम होना चाहिए, करारोपण के सिद्धांत होने चाहिए, क्योंकि देश में सरकार की आवश्यकता है, सरकार के संचालन के लिए आय की आवश्यकता है, इसलिए करों का एक ढांचा
स्थापित करने के लिए करारोपण के सिद्धांतों का जन्म हुआ। और करारोपण जो है सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किए गए वो एडम स्मिथ ने किए गए। आप सभी जानते हैं कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इकोनॉमिक्स का फादर कहा जाता है। अब उन्होंने ये सिद्धांत दिए, उनके 4 प्रमुख सिद्धांत हैं। सबसे पहला है समानता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इक्वलिटी। दूसरा है निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तीसरा है सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस। और चौथा है मितव्ययता का सिद्धांत, कैनन ऑफ इकोनॉमी। एक एक करके हम आपके सामने इनको रखेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपकी विश्वविद्यालय परीक्षाओं में इनके बारे में सवाल आ सकता है। समानता को लेकर अकेले भी आ सकता है, 2 सिद्धांतों अंतर पूछा जा सकता है, और यह सभी सिद्धांतों के बारे में व्याख्या कराई जा सकती है कि एडम स्मिथ के सभी समस्त सिद्धांतों की व्याख्या, करारोपण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब सबसे पहले हम रख रहे हैं आपके सामने समानता का सिद्धांत। बहुत इनके नाम से ये क्लियर हो जाते हैं, इनका जो टाइटल है समानता, बहुत छोटे से सिद्धांत, इनके साथ साथ फिर अन्य अर्थशास्त्रियों ने बातें रखी गई इसमें। तो एडम स्मिथ का कहना था कि प्रत्येक राज्य के नागरिक को यथासंभव अपनी अपनी योग्यता के अनुपात में सरकार की सहायता के लिए अंशदान करना चाहिए, क्योंकि यह आय वे राज्य के संरक्षण में प्राप्त करते हैं। इस सिद्धांत का अनुकरण करने पर कराधान की समानता प्राप्त की जा सकती है और उपेक्षा करने पर कराधान की असमानता। तो साफ तौर पर एडम स्मिथ का मानना था कि देश में, राज्य में प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी आय के अनुसार सरकार की सहायता के लिए अंशदान दे, सरकार को करों के रूप में भुगतान करे। क्योंकि वह आय जो नागरिक अर्जित करता है वह सरकार के संरक्षण में प्राप्त करता है। सरकार ने उसको सुरक्षा दे रखी है, सरकार ने इस प्रकार का वातावरण दे रखा है कि वह उस देश के सुरक्षित वातावरण में अपने उद्योगों की स्थापना करके अपनी आय को अर्जित कर सकता है। और इस उद्यम जो सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया गया सरकार के द्वारा, सरकार की आशा है, सरकार की आवश्यकता है कि वह जो है उसके बदले में उसको कुछ न कुछ कर प्राप्त होना चाहिए। यानी कि अब इस समानता की बात क्यों आई, इसका तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति उस देश के वातावरण में रहते हुए जिस अनुपात में आय अर्जित कर रहा है, लगभग उसी अनुपात में अपनी आय का भुगतान करों के रूप में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसकी आय कम है वो अधिक कर दे, या जिसकी आय अधिक है तो कम कर दे। यानी कि जिसकी आय अधिक है तो वो अधिक कर दे और जिसकी आय कम है तो वो कम कर दे। यानी कि समानता का सिद्धांत इस बात को व्याख्या करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी आय के अनुपात में सरकार को करों के रूप में भुगतान करे, जो कि सरकार की आय का स्रोत बन सके। यानी कि अयोग्यता का तात्पर्य यहाँ पर उसकी द्वारा अर्जित की जाने वाली आय से है। दूसरा जो सिद्धांत है वो निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी है। निश्चितता माने जो निश्चित हो, जो स्पष्ट हो, जो व्यवहारिक हो या मनमाना ना हो, इस बात से स्पष्ट है। एडम स्मिथ का यह अभिमत था, प्रत्येक व्यक्ति कर देने के लिए तैयार है, लेकिन कर जो दिया जाता है वह निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। यानी कि उससे पता लगना चाहिए कि किसी व्यक्ति को ज्ञात हो कि वह किस तिथि पर, किस समय पर, कौन सी भुगतान की विधि के द्वारा, किस स्थान पर कितनी मात्रा में भुगतान की राशि करेगा, इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि इसके टाइटल से क्लियर है, निश्चितता यानी कि स्पष्टता भुगतान का। अब उसमें स्पष्टता क्या होनी चाहिए, भाई कर आप पर, आपकी आय जो अर्जित कर रहे हैं उस आय पर कितना कर लगेगा, ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, आप कर किस समय से किस समय तक लेना चाहते हैं। जैसे वर्तमान समय में भारत में जो करों का भुगतान है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च की स्थिति में लिया जाता है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। आगे जो है आपको भुगतान करने की विधि क्या है, आप भुगतान करदाता खुद किसी स्थान पर जाकर करेगा या सरकार का कोई प्रतिनिधि कर लेने प्राप्त करने आएगा। भुगतान
किस स्थान पर किया जाना है ये स्पष्ट होना चाहिए, और भुगतान की कितनी राशि करदाता के द्वारा भुगतान की जानी है ये स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि निश्चितता सिद्धांत में आपका जो कर की नीति है वो निश्चित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। आपका समय, आपकी विधि, स्थान, राशि ये स्पष्ट होना चाहिए। करदाता को भुगतान की राशि की स्पष्टता के साथ साथ उसमें निश्चितता भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कर की दरें जो है ना बार बार बदलती रहे, एक महीने 15 दिन कर कुछ की दर रहे, 15 दिन बाद कर की कुछ दर रहे, कभी 5% से वसूल किया जा रहा है, कभी 10% से वसूल किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि करों की दरों में, करों की राशि में, करों की विधि में, करों के स्थान में, समय में, सब में एक निश्चितता का बोध होना चाहिए, ताकि लोगों को वो एक बोझ नहीं लगे, लोगों को एक आसानी रहे। लेकिन आप वर्तमान में परिचय देखेंगे, बातें कब कही गई थी, 18वीं शताब्दी में कही गई थी, लेकिन वर्तमान समय में भी करों में निश्चितता है, उसके बाद भी करों की चोरी देखने में आती है। करों का एक नीति बनी हुई है, करों की दरें निर्धारित की जाती है, करों के भुगतान का समय निर्धारित है, करों की जो है ना ये सब चीजें होने के बाद भी फिर भी कर वंचन दिखाई दिया जाता है। इसके बाद क्यों इससे करदाता को क्यों होना चाहिए सब, निश्चितता की बात में क्या बात उभर कर आती है, इससे हमारे करदाताओं को सुविधा मिलेगी। और करदाता को सुविधा मिलने के साथ साथ जब कर की राशि निश्चित होगी, कर का समय निश्चित होगा, तो सरकार के द्वारा जो प्रतिवर्ष अपना जो बजट बनाया जाता है उस बजट को बनाने में भी सुविधा मिलती है, क्योंकि उसे मालूम है कि करों के माध्यम से उसे कितनी आय अर्जित होनी है, कितनी आय को प्राप्त होना है, ये सब चीजें उसको मिलती है। नेक्स्ट सिद्धांत हमारा सुविधा का सिद्धांत, कैनन ऑफ कन्वीनियंस का जो है सिद्धांत हमारा। इसमें कहा गया है एडम स्मिथ द्वारा, प्रत्येक कर ऐसे समय तथा ऐसी रीति से वसूल किया जाना चाहिए कि उसको अदा करना करदाता के लिए सबसे अधिक सुविधाजनक हो। यानी कि देखो, इसका टाइटल से ही आपका पेपर में आ जाए सुविधा, यानी कि सुविधा का मतलब आपको सरलता कितनी दी हुई है। आपके द्वारा कोई भी समय दिया गया हो, कोई भी रीति दी गई हो, कोई भी नीति बनाई गई हो, उसको करदाता को सुविधा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक उदाहरण के तौर पर हम समझा सकते हैं इसको, भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू या माल गुजारी, सरकार जो है ना भूमि पर भी या पानी पर, जैसे नहर का पानी दिया उस पर माल गुजारी वसूल करती है। तो जब फसलें काटी जाती है तो वो जो है ना उस पर उस समय लिया जाए तो उसको भी उसको भुगतान करने में कष्ट नहीं होगा। यानी कि सुविधा का तात्पर्य ये था। अगर आप उपभोक्ता की वस्तुओं पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे सरकार को कष्ट होगा। कल सरकार नमक पर ज्यादा कर बढ़ा देती है, तो नमक जो है ना मनुष्य की अनिवार्य वस्तु है उपभोग के लिए, आपका जो है ना तो उस पर आपको कष्ट हो सकता है। विलासिता की वस्तुएं सबके पास नहीं होती हैं, विलासिता की वस्तुओं का एक विशेष वर्ग होता है, और उन पर अगर टैक्स ज्यादा लगा दिया जाता है तो लोगों किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन जब विषय आवश्यकता वाली वस्तुओं पर जब अधिक कर लगाया जाता है तो उससे जो है ना लोगों को असुविधा हो सकती है। तो एडम स्मिथ का ये मानना था कि कर लगाते समय सरकार को कर की समय का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी रीति का पालन करना चाहिए जिससे लोगों को करों का भुगतान करने में या कर से किसी प्रकार का कष्ट ना हो, भय ना हो, उसको जो है ना अपनी उसकी बचत प्रभावित ना हो, उसकी उत्पादकता प्रभावित ना हो। कहने का मतलब यह है कि करों से ऐसा नहीं कि कर अधिक मात्रा में लगा दिया जाए तो लोग अपना उद्यम बंद कर दें, उद्योग का लगाना बंद कर दें, तो इस प्रकार से उपभोग प्रभावित होता हो। तो सुविधा का तात्पर्य ये था कि सरकार अपनी कर नीति किस तरह से तैयार करे कि लोगों को कर वसूलने में किसी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े, किसी प्रकार का उनको भय ना हो, इस प्रकार की कोई शिकायत ना हो। तो ये तीसरा सिद्धांत उसकी सुविधा का सिद्धांत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मितव्ययता का सिद्धांत, इकोनॉमी ऑफ कैनन ऑफ इकोनॉमी। मैं आपको देखो, मितव्ययी और कंजूस व्यक्ति दोनों अलग अलग होते हैं। मितव्यय का मतलब कि जब अपने मितव्ययता का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो है ना अपनी निश्चित आय को अपनी उत्पादक वस्तुओं और सेवाओं में लगाता है तो मितव्ययी व्यक्ति कहलाता है। और कंजूस में क्या, जो किसी प्रकार भी निवेश करना है, खर्च करना ना करना चाहता, वो कंजूस व्यक्ति कहलाता है।
तो प्रत्येक कर इस प्रकार लगाया जाए तथा वसूला जाना चाहिए कि उसके द्वारा राज्य के कोष में जितना धन आए उससे कम मात्रा में धन बाहर निकले। इसका अभिप्राय यह है कि प्रशासनिक लागत कम हो। देखिए कितना अच्छे से एडम स्मिथ ने व्याख्या की कि सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है, किसी भी प्रकार का कर है, वो आय कर है, कंपनी कर है, संपत्ति कर है, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है, उसको लगाने के लिए सरकार को अपने एक अमला रखना पड़ेगा, अपनी एक मशीनरी रखनी पड़ेगी, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कह सकते हो। प्रशासनिक सेवाएं लेनी पड़ेगी, उसके अंदर स्टाफ रखना पड़ेगा, आपको वाहन रखने पड़ेंगे, ऑफिस रखना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि सरकार उन करों को वसूलते समय कर आए 100 रुपए और जो है ना उस पर खर्च हो जाए 120 रुपया, यानी कि कर की जो प्रशासनिक लागत है वो ज्यादा हो रही है और उससे आमदनी कम हो रही है। तो मितव्ययिता का तात्पर्य ये रहा कि एडम स्मिथ का साफ स्पष्ट कहना था कि सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है और उस कर को जो वसूला जाता है, उसके वसूलने में जो उसकी स्थापना व्यय जो आता है, उसका जो प्रशासनिक लागत जो आती है वो कम से कम आनी चाहिए। यानी कि कर इतने सुविधाजनक हो, इतने निश्चित हो, इतने सरल हो, समान हो कि लोग स्वेच्छा से उन करों का भुगतान करें, ताकि लोगों में जो है कर चोरी की घटना कम से कम हो। जब अधिक से अधिक लोगों को करों के दायरे में रखा जाए और लोगों की आय के अनुपात में कर लगाया जाए, तो इससे क्या होगा कि लोग अपने आप कर का भुगतान करेंगे और जो है ना सरकार को कर के वसूलने में कठिनाई कम आएगी, प्रशासनिक लागत कम आएगी और इससे जो है ना सरकार के लिए आय का जो स्रोत है वो वास्तव में आय का स्रोत बनेगा, न कि आय के साथ साथ उसकी लागत भी बढ़ जाए। तो यानी कि इसके तात्पर्य कि आय अधिक से अधिक हो और उस पर व्यय कम से कम हो, ये मितव्ययिता का सिद्धांत है। दो शब्दों में अगर इसकी व्याख्या करनी हो तो आय अधिक आए और उस पर खर्च कम हो, तो वह मितव्ययिता का सिद्धांत कहलाता है। ये 4 सिद्धांत जो है ना आपके एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। फिर अन्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी विभिन्न समय में ये रखे गए हैं, अन्य से कराधान के अन्य सिद्धांत रखे गए हैं। तो इसमें उत्पादकता का सिद्धांत है, कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी है, लोच का सिद्धांत है, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी है, आपको कैनन ऑफ डाइवर्सिटी विविधता का सिद्धांत है, सरलता का सिद्धांत है, कैनन ऑफ सिंपलिसिटी का है, वांछनीयता का है, कैनन ऑफ जो है ना आपका समन्वय का सिद्धांत है, कोऑर्डिनेशन का। ये 6 सिद्धांत और आपके पाठ्यक्रम में है जिनको आपको अध्ययन करना चाहिए, उनको एक एक करके हम व्याख्या कर रहे हैं। ये सबसे पहले उत्पादकता का सिद्धांत, ये वेस्ट बिल ने प्रतिपादित किया था। एक अच्छे पब्लिक इकोनॉमिक्स के अच्छे जाने माने इकोनॉमिक्स रहे हैं, उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। वेस्ट बिल का कहना था कि कर को उत्पादक होना चाहिए। उत्पादकता से उनका तात्पर्य क्या था? प्रोडक्टिविटी से। कर प्रणाली में उत्पादकता से आशय है कि कर ऐसा होना चाहिए कि उसको वसूल करने में जो व्यय होता है उससे अधिक आय हो एवं भविष्य में भी वह करदाताओं की उत्पादन क्षमता को बनाए रखे। तो साफ है कि कर प्रणाली में जो हमारी कर के जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें कर वसूलते समय ऐसा ना हो कि उस पर व्यय ज्यादा हो रहा हो, जो कि हमने मितव्ययिता के सिद्धांत में बात रखी। उससे अधिक आय होनी चाहिए, यानी कि कर को वसूलने पर जो खर्च हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उससे अधिक आय हो। दूसरा, ऐसा भी कर नहीं होना चाहिए कि लोग जो है उसकी उत्पादन क्षमता को प्रभावित करता हो, यानी करदाता की उत्पादन क्षमता को बनाए रखे। कहने का तात्पर्य है कि कर उत्पादकीय होना चाहिए ताकि भविष्य में वह लोगों को और उद्यम लगाने के लिए और उद्योगों को लगाने के लिए प्रेरित करे, ना कि ऐसा कर होना चाहिए कि जिससे कि करदाता अपना उद्यम, अपना उद्योग क्षेत्र, अपना व्यापार वाणिज्य सिस्टम बंद कर दे। यानी कि उत्पादकता से इस प्रकार से लगे कि लोग अपना आय अर्जित हो कि वो करों के बाद उसके पास बचत बचे, उस बचत को जो है ना बैंकों में निवेश करें और बिजनेस में निवेश करें, ताकि देश में हर समय जो है ना उत्पादकीय कार्य होता रहे और उत्पादन क्षमता बनी रहे और भविष्य में उससे आय उत्पन्न रहे, ताकि जैसे भविष्य में आय उत्पन्न रहेगी तो और अधिक कर लगने की संभावना रहती है। यानी कि करों को इस प्रकार बनाना चाहिए, सरलीकरण बनाना चाहिए, उत्पादकीय दृष्टिकोण को ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य की उत्पादक क्षमता बनी रहे। नेक्स्ट है लोच का सिद्धांत। ये भी वेस्ट बिल ने प्रतिपादित किया गया है
कर ऐसा होना चाहिए कि सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार कर की दर को घटाया। लोचशीलता का मतलब होता है वेरिएबिलिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं, जिसका तात्पर्य है जिसको आसानी से परिवर्तित किया जा सके, उसको घटाया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके, समय के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से, घटना के हिसाब से उसमें आसानी से परिवर्तित किया जा सके, यानी कि उसमें जड़ता नहीं होनी चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए, उसमें लोचशीलता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, समय और स्थिति के अनुसार जो बदल सके। तो कर ऐसा होना चाहिए कि सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार कर की दर को घटाया या बढ़ाया जा सके। सरकार को अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध हो जाए और अन्य विकास कार्य जो बहुत जरूरी आवश्यक हो, उसके लिए अगर अधिक धन की आवश्यकता होती है या अधिक साधनों की आवश्यकता होती है, जब साधनों की आवश्यकता होगी तो स्वाभाविक बात है कि धन की आवश्यकता होगी। उसकी पूर्ति के लिए तभी हो सकती है जब हमारी कर प्रणाली लोचदार है, क्योंकि सरकार के पास आय कहाँ से आएगी? करों से आएगी। तो सरकार अगर उसको लगता है कि देश में बाढ़ की स्थिति आ गई, युद्ध आ गई है, तो अपनी करों की दर में परिवर्तन करके कर ऐसे बनाए कि अधिक से अधिक उसको आय सर्जित हो और विशेष परिस्थिति के कारण जो स्थिति निर्मित हुई है उसका काम चल सके। यानी कि लोचशीलता का तात्पर्य यह है कि सरकार की कर नीति में स्थिति के अनुसार, घटना के अनुसार, स्थान के अनुसार उसको आसानी से परिवर्तित किया जा सकता हो, बदला जा सकता हो, तो उसे हम लोचशीलता का सिद्धांत कह देते हैं। नेक्स्ट है विविधता, डाइवर्सिटी। कर प्रणाली विविधता होनी चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार के करों के कारण देश के नागरिकों का प्रत्येक वर्ग राज्य की आय में अपना अपना योगदान कर सके, परंतु करों में अधिक विविधता कर की उत्पादकता एवं मितव्ययता को प्रभावित कर सकती है। ये उसके साथ में बात आती है। विविधता का मतलब ये हमेशा एक विषय, ये जो करों की बहस का विषय रहा है कि भारत में या किसी भी देश में एकल कर प्रणाली होनी चाहिए, यानी कि एक कर प्रणाली होनी चाहिए या बहु कर प्रणाली होनी चाहिए, सिंगल टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए या मल्टीपल टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए। क्यों? अब मल्टीपल टैक्सेशन का सिस्टम क्यों अपनाना चाहते हैं, विविधता वाला टैक्स क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की या जो देश में नागरिक है, व्यक्ति है, जनता है, उसका अपना आय का एक स्तर होता है। हर आदमी की अपनी अपनी आय अलग अलग होती है और उस आय के अनुपात में ही एडम स्मिथ ने भी कहा कि उसी के हिसाब से कर होना चाहिए। अगर सभी पर एक ही प्रकार का कर लाद दिया जाएगा तो उसमें जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, कमजोर आय वर्ग के लोग, उसमें असंतोष की स्थिति निर्मित होती है। इसलिए जो है ना मल्टीपल कर को दिया जाता है, ताकि बहुगुणी कर प्रणाली के अंतर्गत इस प्रकार कर तैयार किया लगाए जाते हैं कि जिसमें अधिक से अधिक लोग समाहित हो सके, अधिक से अधिक देश के नागरिक समाहित हो सकते हैं। लेकिन उसका भी एक ड्रॉबैक है, उसकी भी कमी है कि अधिक जब कर लगाए जाते हैं तो उससे देश का जो व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय का जो परिदृश्य है वो प्रभावित हो सकता है, वस्तुओं का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। एक बार उत्पाद शुल्क दे रहा है, कभी वो आयात शुल्क दे रहा है, कभी वो अन्य प्रकार के जो है सर्विस टैक्स दे रहा है, तो उस पर इतने प्रकार के टैक्स लग जाते हैं कि उससे उसकी उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। और दूसरा, जब बहुत सारे कर लगा दिए जाएंगे तो मितव्ययता यानी कि उसको वसूलने में कठिनाई आ सकती है, क्योंकि कर लगाना बड़ा आसान है लेकिन करों का संग्रह करना अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है। कर लगा दिया जाता है लेकिन अगर करों का संग्रह करने की मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होगी तो भी सरकार क्या आय अर्जित नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को करों को लगाते समय विविधता का तो पालन करना चाहिए, लेकिन बहुकर प्रणाली को अपनाते समय इस बात को ध्यान भी रखना चाहिए कि देश की उत्पादकता, क्षमता, मितव्ययता उसको प्रभावित नहीं कर सके। सरलता का सिद्धांत, सिंप्लिसिटी, कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। कर जो है सरल होना चाहिए ताकि करदाता कर की प्रकृति, उसका लक्ष्य, भुगतान का समय एवं कर की विधि आदि को आसानी से समझ सके। कर जो है एडम स्मिथ ने भी कहा सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, ताकि जो है करदाता ये जान सके कि कर की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और वो किस उद्देश्य के लिए इकट्ठा किया जा रहा है, किस उद्देश्य के लिए लगाया जा रहा है।
तो और उसका क्या भुगतान का समय हो सकता है और उसको भुगतान करने की क्या विधि हो सकती है, ताकि ये सब चीज़ें जब आसानी जब रखी जाएंगी, इनकी भाषा आसान होनी चाहिए, इनको संग्रह करने की विधि आसान होनी चाहिए, स्थान अधिक से अधिक होने चाहिए, उसकी समय साफ सुथरा होना चाहिए कि एक वर्ष में कितनी बार इकट्ठा किया जा सकता है। जितनी से ज़्यादा करों में सरलता होगी, उतना ही जो है ना कैनन सिंप्लिसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही करों के रूप में सरकार को अधिक से अधिक आय अर्जित हो सकती है। ये दूसरा सिद्धांत है वांछनीयता का सिद्धांत। सरकार को केवल वही कर लगाने चाहिए जो उचित, आवश्यक एवं व्यवहारिक हो। यहाँ तात्पर्य कि वांछनीयता का मतलब क्या है कि सरकार ऐसे कर न लगा देना चाहिए, कर लगाते समय उसका उद्देश्य साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हम किस कारक को लेकर, किस तत्व को लेकर हम अपना टैक्स लगा रहे चाह रहे हैं, वो आवश्यक भी है या नहीं है, उसकी व्यवहारिकता है भी कि नहीं है, वह जो कर लगाया जा रहा है क्या उस कर से कोई कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ये साफ होना चाहिए कि हम जो कर लगाए जा रहे हैं, जैसे शिक्षा का कर लगाया जाता है, एक अपने आप में सेस लगा दिया जाता है इनकम टैक्स लोगों के ऊपर, कि जो कर चुकाया जाता है उस कर के ऊपर भी कर लगाया जाता है, जिसको शिक्षा उपकर बोल दिया जाता है। यानी कि कर के ऊपर कर लगाना क्यों? क्योंकि देश में शिक्षा के लिए एक आधारभूत जो संरचना होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए वो लगाया गया है। उसकी व्यवहारिकता समझ में आती है शिक्षा कर की, तो इसलिए जो है ना ये शिक्षा कर लगाया जाता है। तो यानी कि शिक्षा कर क्यों लगाया कि उसकी व्यवहारिकता है कि देश में स्कूलों का अभाव है, कॉलेजेस का अभाव है, उनके अधोसंरचना का अभाव है, तो इस कर के माध्यम से इनकी पूर्ति की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार अपना जब कर लगाए या कर नीति को लाए तो वो उचित हो, यानी कि उसकी उचितता का पर्याप्त हो, आवश्यक हो, व्यवहारिक हो, कल्याणकारी हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसको साफ होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि किसी आधार के बिना कोई कर नहीं होना चाहिए। जब भी कोई कर आरोपित किया जाता है, लगाया जाता है, तो वो साफ होना चाहिए कि किस आधार पर लगाया जा रहा है, इससे क्या फायदा होने वाला है। तो तब अगर इन चीजों का साफ होगा तो किसी भी नागरिक को, किसी भी जनता को जो है ना कर देने में हिचकिचाहट नहीं होती, डर नहीं होता, भय नहीं होता है। नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। ये हमारा लास्ट सिद्धांत है। लोकतांत्रिक देशों में कर जो है ना कई संस्थाओं के द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है भारत में, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है, स्थानीय सरकार के अंतर्गत आप नगर पालिका कह सकते हैं, पंचायत के द्वारा कर लगाए जाते हैं। तो अलग अलग संस्थागत कर होने के कारण उनमें समन्वय का अभाव पाया जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि सरकार जब कर लगाए तो उनमें समन्वय भी होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा भी उसी मद में कर का संग्रह किया जा रहा हो, राज्य सरकार के द्वारा भी उसी मद में कर का संग्रह किया जा रहा है, और स्थानीय सरकार भी अगर उसी मद में कर लिया जा रहा है तो वो करों की ओवरलैपिंग कहलाती है। इसलिए करों का निर्धारण करते समय साफ होना चाहिए, संवैधानिक रूप से साफ होना चाहिए कि केंद्र सरकार किन मदों पर कर लगा सकती है, राज्य सरकार किन मदों पर कर लगा सकती है, और स्थानीय सरकार किन मदों पर कर लगा सकती है। भारत में कुछ मदें साफ तौर पर स्पष्ट हैं कि केंद्र इन मदों पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कर लगाएगा, कहीं पर राज्य और केंद्र दोनों को छूट है कि दोनों लगा सकते हैं, और स्थानीय के भी अलग से नियम बने हुए हैं। लेकिन फिर भी ये संवैधानिक रूप से व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कि जब इन करों का संग्रह किया जाता है तो इनमें जो समन्वय का अभाव देखने में आता है। तो इस तरह से जो है ना ये करों का संग्रह करते समय समन्वय होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक सरकार को जो है ना आय अर्जित हो सके। तो ये हमने आपको 4 जो है एडम स्मिथ के सिद्धांत बताए गए और 6 आपको अन्य अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत बताए गए। ये आपके पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सारे के सारे सिद्धांत आ सकते हैं, अलग से सिद्धांत आ सकते हैं। और इसके साथ जो है ना समय अंत में आ गया है। मैं आपके सामने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रख रहा हूँ। मेरी आवाज जिसको सुन रही है और जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनका कोई भी महाविद्यालय जिसको मालूम हो अपना हाथ खड़ा करके बताएगा। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, लोक आगम है सार्वजनिक आय है या लोक आगम है सरकार की आय, उत्पादनकर्ता की आय, सी ए तथा बी दोनों,
कोई नहीं। बैतूल मेरी आवाज सुन पा रहा है? बैतूल महाविद्यालय, बैतूल महाविद्यालय के छात्रों से पूछना चाहूंगा। ये बैतूल है कोई और है? बढ़वा। हेलो सर। हेलो जी सर, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से। जी बेटा बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सरकार की आय। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। आपने अच्छे से लेक्चर सुना। सार्वजनिक आय का अर्थ है सरकार की आय। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। आपके क्वेश्चन पेपर जब आएंगे यूनिवर्सिटी की, उसमें 5 क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव के भी आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा, लोक आगम के स्रोत हैं सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। सबसे पहला कर, दूसरा टैक्सी जिसको बोल देते हैं, व्यवसायिक आय कमर्शियल रेवेन्यू, तीसरा प्रशासनिक आय और चौथा समस्त। बैरेसिया महाविद्यालय मेरी आवाज सुन पा रहा है? बैरेसिया महाविद्यालय जिला भोपाल। खंडवा बता दीजिए, खंडवा स्क्रीन पे अच्छा दिखाई। मैं खंडवा के एसएनपीजी कॉलेज से बोल रही हूँ। सेकंड वाले का आंसर आएगा समस्त आय। समझता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। बेटा बैठ जाओ। तो दूसरा जो हमने पहले अपने लेक्चर में क्लियर कर दिया था कि सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू है, लोक आगम के स्रोत है कर, व्यवसायिक आय, प्रशासनिक आय, समस्त। यानी कि चारों, जो चौथा जो आपका फोर्थ जो आंसर अल्टरनेट है वो उसमें आता है। नेक्स्ट है, डाल्टन ने सार्वजनिक आय की व्याख्या की है। ये हमने सार्वजनिक आय की परिभाषा जब आपको बताई थी, तभी हमने उसमें डाल्टन की व्याख्या की थी कि डाल्टन ने सार्वजनिक आय को किन अर्थों में बताया है। पहला आपका है संकुचित अर्थ में, दूसरा व्यापक अर्थ में, तीसरा है सी ए तथा बी दोनों, कोई नहीं। हेलो कोई हेलो हेलो सर। कहाँ से? अपना नाम कॉलेज बताओ। छिंदवाड़ा से। पहले अपना नाम बताओ, महाविद्यालय का नाम बताओ, देन बताया करो, है ना? सर पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा से पूर्णिमा उइके। जी सर बताइए। इसका आंसर बी आएगा। बी? यस सर। डाल्टन ने सार्वजनिक आय की व्याख्या की थी। दोस्त कोई अन्य छात्र बताए इसमें? और हमने अन्य महाविद्यालय। हेलो जी हाँ सर, हमीदिया कॉलेज से। हमीदिया से बताइए। जी इसका ए और बी दोनों है। ए और बी दोनों, क्योंकि हमने दोनों पहले बताया था। बहुत बढ़िया बेटा, आपने सही जवाब दिया। सी आंसर होगा, ए और बी दोनों। क्यों? क्योंकि डाल्टन ने बताया था कि इसको संकुचित अर्थ में हम पब्लिक रेवेन्यू को लेते हैं और व्यापक अर्थ में पब्लिक रेवेन्यू के साथ साथ समस्त प्रकार की आय को स्रोत को शामिल लेती है, इसलिए संकुचित अर्थ में भी और व्यापक अर्थ में। बहुत अच्छा है, आपने सही से आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सार्वजनिक आय की व्यापक अर्थ परिभाषा में शामिल है। देखिए हमने अभी बता रहे थे, उसी को सवाल को हमने रखा हुआ है। जो डाल्टन ने सार्वजनिक आय की 2 अर्थों में परिभाषा बताई, एक संकुचित अर्थ में, एक व्यापक अर्थ में। सार्वजनिक आय की व्यापक अर्थ की जो परिभाषा है उसमें शामिल है सरकारी प्राप्तियों, सरकारी राजस्व, ए तथा बी और कोई नहीं। पब्लिक रिसिप्ट, पब्लिक रेवेन्यू, ए और बी दोनों और नन ऑफ द अबव। अब बैरेसिया महाविद्यालय, बरेली महाविद्यालय मेरी आवाज सुन पा रहे तो बताए। ये छिंदवाड़ा ही सुन पा रहा हूँ, होशंगाबाद सुन पा रहा हूँ, बैतूल। हेलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम अरुण नागर है, मैं हमीदिया कॉलेज से बोल रहा हूँ। ए और बी दोनों आएंगे। ए और बी दोनों आए, वेरी गुड। अन्य महाविद्यालय भी बताएं भाई, जिस प्रकार छिंदवाड़ा, हमीदिया, भोपाल बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है हमारा, एडम स्मिथ के करारोपण नियम है। एडम स्मिथ के हमने करारोपण नियम आपको बताए थे अपने लेक्चर में। नंबर ए समानता का नियम, नंबर बी सुविधा का नियम, नंबर सी ए तथा बी और डी कोई नहीं। हमीदिया नहीं बताएगा, अन्य महाविद्यालय बताए। हमीदिया से 2 छात्रों द्वारा आंसर आ चुका है। हेलो सर। महाविद्यालय का नाम बताओ और अपना नाम बताओ बेटा पहले। हेलो खंडवा के एसएनपीजी कॉलेज से बोल रहे हैं। 5वें का सी आएगा। सी आएगा। खंडवा भी सही से जवाब दिया। अन्य महाविद्यालय बताए ना, ये बैतूल बैठा, बरेली कोई दूसरा दिखाई। सी आंसर सही दिया खंडवा महाविद्यालय की छात्रा के द्वारा।
एडम स्मिथ के करारोपण के हमने 4 नियम बताए थे, 2 इसमें लिख रखे हैं। समानता का नियम, सुविधा का हेलो नियम। सर। सर मैं इंदौर के न्यू जीडीसी कॉलेज से बोल रही हूँ। जी। सर क्वेश्चन का आंसर है सी। छठवें का कौन से 6th का? सर न्यू जीडीसी महालक्ष्मी बाई। अच्छा, कौन से क्वेश्चन का बेटा, 5th का 6th का? सर 6 का। 6th का, ठीक है, एडवांस चले गए। 6th का आंसर जीडीसी इंदौर ने बताया, इनमें से कौन सा स्मिथ का करारोपण नियम नहीं है? समानता का नियम, किसकी बात कर रही हो? जीडीसी इंदौर में पर जी। सर डी सर मितव्ययिता का नियम। 6th, मैं क्वेश्चन नंबर 6 रख रहा हूँ जीडीसी इंदौर के सामने, फिर से सुन ले बेटा। इनमें से कौन सा स्मिथ का करारोपण नियम नहीं है? सर चौथे में डी वाला आएगा। डी वाला है। अब सही से आंसर आया खंडवा की तरफ से। उत्पादक का नियम आएगा। हेलो सर। उत्पादक का नियम। उत्पादकता का नियम, डी बैतूल आंसर होगा जो खंडवा के द्वारा बताया गया। सी नहीं होगा। सी समानता का नियम, सुविधा का नियम, मितव्ययिता का नियम। इनमें से मितव्ययिता का नियम तो एडम स्मिथ का हेलो है। सर। हेलो सर। जी हम जीएच कॉलेज। हाँ जी। उत्पादकता का नियम। हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा, बढ़िया। ये 8 नंबर पे है, समन्वय करारोपण नियम व्याख्या करता है। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए करों में समन्वय, विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए करों में समन्वय का अभाव, मितव्ययिता के बारे में समस्त। हमने एक लास्ट में आपको सिद्धांत बताया था समन्वय का सिद्धांत, वो सिद्धांत व्याख्या करता है। समन्वय करारोपण नियम व्याख्या करता है विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए करों में समन्वय, विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए करों में समन्वय का अभाव, मितव्ययिता के बारे में समस्त। जेस बैतूल बताइए अब। अन्य महाविद्यालय, कोई भी महाविद्यालय बताए भाई, बैतूल नहीं बता, वर्धा बता दे। हेलो सर। सर न्यू जीडीसी कॉलेज से बोल रही हूँ। जीडीसी इंदौर बताइए बेटा। इंदौर। हाँ बताइए बेटा। सर इसका आंसर है ए। ए, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया आपने। ए, हमने बताया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार तीनों प्रकार के कर लगा सकती। केंद्र सरकार को भी संविधान में व्यवस्था है, हर देश की संविधान व्यवस्था होती है कि जहाँ फेडरल सिस्टम लागू है वो अपने अपने कर लगाती है, तो समन्वय की बात होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर। सर्वप्रथम करारोपण के नियम प्रस्तुत करने वाला अर्थशास्त्री था? बेस्टेबिल, एडम स्मिथ, पिगू, मार्शल, ये बरवा खरगोन। हाँ बताइए बरवा। हेलो सर मैं खंडवा एसएन कॉलेज पीजी कॉलेज से बोल रहा हूँ सर, देव सिंह डावर। एडम स्मिथ आएगा सर। एडम स्मिथ आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सुना आपने हमारा लेक्चर। इसका मतलब खंडवा वालों ने बहुत अच्छे से सुना है, सारे आंसर सही दे रहे हैं। नंबर 10 है, निश्चितता करारोपण नियम व्याख्या करता है। निश्चितता का सिद्धांत हमने बताया था आपको, ये कर निश्चित होनी चाहिए, विभिन्न सरकारों द्वारा लगे गए करों में समन्वय का अभाव, मितव्ययिता के बारे में हेलो हेलो धार बताइए। तो बच्चे बड़े कम दिख रहे हैं धार में। सर ये वाला आएगा, कर हेलो सर। कर निश्चित होने हेलो। चाहिए। कर निश्चित होने चाहिए, ठीक, वेरी गुड। ये धार में बच्चे बड़े कम दिखाई दे रहे हैं, 2 ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं धार वालों के। हाँ सर। क्लास में 2 ही बच्चे हैं क्या? हाँ सर, ज्यादा है सर, पर आज ही नहीं आए सर। अच्छा, आज ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से लेक्चर सुना करो और अच्छे से हम अगले, इस बार 11 लाए, अगली बार 20 लेकर आएंगे। लोच करारोपण के नियम प्रस्तुत करने वाला अर्थशास्त्री था? हेलो सर। एडम स्मिथ, हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर, हम जीएच कॉलेज बैतूल से बोल रहे हैं सर। इसका आंसर है बेस्टिबिल। बेस्टेबिल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इससे आपको ये मेरा टॉपिक यहीं खत्म होता है और समय भी खत्म होता है। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो।
हेलो 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 हेलो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो।